आदनक डिग्री कॉलेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर है एनवायरनमेंट ज्योग्राफी पर्यावरण भूगोल उसका लेसन है मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन। तो मानव और पर्यावरण का जो अंतर संबंध है उस टॉपिक को अपन यहाँ आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर अपन मानव और पर्यावरण के को देखें, उनके संबंधों को लेकर अगर बात करें तो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अलग है और वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर अलग है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो अपन ये मानते हैं कि जो आदि मानव था आदि मानव और पर्यावरण का जो संबंध था वो मित्रतापूर्वक था। मित्रतापूर्ण था, लेकिन अपन देखते हैं कि जैसे इस पृथ्वी के ऊपर मानव ने स्थायी रूप से रहना और कृषि कार्य करना और पाल जो पशु थे उसको पालतू बनाने की शुरुआत की, इससे मानव तथा पर्यावरण का जो संबंध है उसके अंदर एक बदलाव देखने को मिला है। तो अपन बात करें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंदर तो आठ से 10,000 ईसा पूर्व खेती की शुरुआत हुई थी। और खेती की शुरुआत के साथ जो मानव था उसने अपना स्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया और दूसरी स्थिति ये रही कि पशुओं का पालतूकरण भी शुरू कर दिया। तो ये जो तीन चीजें थी, खेती की शुरुआत, स्थायी निवास और पशुओं का पालतू बनाना, इससे मानव तथा जो पर्यावरण का संबंध है उसमें एक बदलाव देखने को मिला। क्योंकि पहले जो मनुष्य था, आदि मानव था, वो प्रकृति प्रेमी था। जैसे जैसे उसकी समझ, उसका जो ज्ञान है उसके अंदर वृद्धि होती गई, तो उन्होंने जो कुछ ऐसे पर्यावरण के अंदर जो जैविक बायोलॉजिकल जो साइकिल होता है, जैविक चक्र, इस बायोलॉजिकल जो साइकिल था, जैविक चक्र था, उसमें कुछ जो अनुपयोगी, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, उसको उन्होंने, क्योंकि अपने जो भौतिकवादिता का जो दौर है उसकी जो शुरुआत है, उसकी ज्ञान और जो समझ है उसकी विकसित हुई, तो उन्होंने पर्यावरण चक्र से जो अनुपयोगी पेड़ पौधे थे और जीव जंतु थे उसको उन्होंने साइड में करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर जो पर्यावरण की दृष्टि से तो जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन मनुष्य के जो अपना भौतिकवादी दौर था उसकी दृष्टि से वो उपयोगी नहीं थे, तो उन्होंने उसको जैविक चक्र से बाहर करना शुरू कर दिया। इससे पर्यावरण तथा तो मानव का एक पुराना जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था उसके अंदर धीरे धीरे उसमें जो है कमी है वो होती चली गई। तो अपन बात करते हैं, ये जो शुरुआत हो गई थी औद्योगिक जो कृषि है उसके बाद से, और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है इस मानव और पर्यावरण के जो संबंधों का बिगड़ा हुआ जो रूप है वो सबसे भयानक रूप में जो सामने आया है वो औद्योगिक क्रांति के बाद आया है। और जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1779 में इंग्लैंड से हुई थी। इससे ये हुआ कि जो एक आदि मानव का जो दौर शुरू हुआ था, जो पर्यावरण के ऊपर मित्रतापूर्ण था, वो 1779 या 18वीं सदी तक आते आते मनुष्य पूर्ण रूप से एक भौतिकवादी हो गया था। उन्होंने पर्यावरण को सबसे ज्यादा, कहने का मतलब, दूषित किया। मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो जो बिगड़ता हुआ जो रूप सामने आया है स्पष्ट रूप से, वो औद्योगिक क्रांति के बाद आया, 1780 के बाद।
इससे ये हुआ कि अब धीरे-धीरे मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो बहुत ही तेज़ गति से क्या होता है बिगड़ता गया, यानी पर्यावरण ज़्यादा दूषित हो गया और जो दूषित हुआ है उसमें से सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मानव है, उसी का रहा है। तो कुल मिलाकर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आदिकाल जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें संबंध मित्रतापूर्ण थे, लेकिन जैसे-जैसे स्थायी निवास हुआ, खेती की शुरुआत हुई और पशुओं का पालतूकरण हुआ, तो उससे जो जैविक चक्र है, जो बायोलॉजिकल साइकिल था उसके अंदर वो बदलाव है उसकी शुरुआत होती गई। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो वर्तमान में मानव तथा पर्यावरण का जो संबंध रहा है उसको समझने के लिए अलग-अलग जो विद्वान लोग हैं उन्होंने अपने विचारधाराएं हैं कि जो संकल्प है उसको दी है। यानी मानव तथा पर्यावरण का जो संबंध है उसको समझने के लिए 3 प्रकार की जो विचारधारा है उसको अपन को समझना पड़ेगा। उसमें 3 जो विचारधारा है वो पहली है निश्चयवादी विचारधारा, जिसमें इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि जो मानव है उसके ऊपर पर्यावरण जो है वो ज़्यादा हावी रहता है। दूसरा है संभववाद, जिसके बारे में ये कहा गया है कि पर्यावरण की तुलना में या प्रकृति की तुलना में मानव है वो सर्वोपरि है। और तीसरी ऐसी विचारधारा है जो दोनों जो विचारधारा उसमें अतिवाद का दोष था, इसको दूर करने के लिए क्रिप्ट टैलर महोदय ने जो तीसरे प्रकार की विचारधारा है तब निश्चयवाद है उसको दिया है। तो ये तो तीनों ही जो विचारधारा है वो मानव तथा पर्यावरण का जो संबंध है उसको दर्शाती है। तो उसका अपन एक एक करके यहाँ पे वर्णन करेंगे। यानी मानव तथा पर्यावरण का जो संबंध है उस संबंध के अध्ययन के लिए अपन ने 3 प्रकार की जो विचारधारा है वो अपने सामने आती है। तो जो अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो विचारक हैं, इन्होंने अपने जो पर्यावरण का मानव का जो संबंध है उसको समझाने के लिए अलग अलग विचारधारा दी है। तो जो मुख्य रूप से विचारधारा है वो 3 है। पहली विचारधारा आती है निश्चयवाद, दूसरी आती है संभववाद, तीसरी आती है नवनिश्चयवाद। ये जो 3 विचारधारा है इनको इनके अलग अलग नामों से भी इनको जाना जाता है। तो जो निश्चयवादी विचारधारा है उसको अपन नियतिवादी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसको पर्यावरणवाद भी बोलते हैं। इस विचारधारा का जो निश्चयवादी विचारधारा है उसका जन्म फ्रांस में जर्मनी में हुआ था। जो निश्चयवादी विचारधारा है इसका जो जन्म है या इसकी उत्पत्ति है जो निश्चयवादी विचारधारा है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है, जर्मनी में। इसलिए इस विचारधारा को अपन जर्मन विचारधारा भी बोलते हैं। जो संभववाद विचारधारा है इस विचारधारा की उत्पत्ति है वो फ्रांस में हुई थी, इसलिए इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी बोलते हैं। और तीसरी जो विचारधारा है उसको अपन नव निश्चयवाद बोलते हैं। अब देखिए इस तीनों विचारधारा का महत्व ये है कि ये मानव तथा पर्यावरण की जो संबंध है उसको दर्शाती है। तो जो निश्चयवादी विचारधारा है इसका सबसे बड़ा
अपन कह सकते हैं कि ये योगदान है कि इस विचारधारा के अंदर जो प्रकृति है निश्चयवाद में, निश्चयवादी जो विचारधारा है इसके अंदर जो प्रकृति है, प्रकृति को सर्वोपरि बताया गया है। यानी मानव है, मानव के मुकाबले में जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है वो ज्यादा हावी है, क्योंकि जो पर्यावरण है उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कुल मिलाकर अपन एक प्रकार का जो मानव है वो पर्यावरण या जो प्रकृति का है वो दास की बात है। यानी कुल मिलाकर जो पर्यावरण के जितना भी प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर पड़ता है। जैसे एक पेड़ पौधा है या जो वनस्पति होती है उसके ऊपर पर्यावरण या जलवायु का कैसे प्रभाव पड़ता है, तो प्रकृति का जो प्रभाव है वो मनुष्य के ऊपर, उसके कार्यों के ऊपर अपन को देखने को मिलता है। तो ये विचारधारा है वो प्रकृति को सर्वोपरि मानती है और प्रकृति के जो प्रभाव है, जो नियम है, उसको मनुष्य के ऊपर सर्वोपरि मानती है। इस विचारधारा के अगर अपन बात करें कि जो विचारक रहे हैं उसमें इस विचारधारा को देने वाले हैं, तो उसमें जर्मन जो भूगोलवेता है उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इसको जर्मन विचारधारा भी बोलते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि जो निश्चयवाद विचारधारा है उसका जो जनक है वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को निश्चयवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट होता है मानव भूगोल। और ये फ्रेडरिक रेटजेल थे, वो एक जर्मन भूगोलवेता थे। तो ये जो फ्रेडरिक रेटजेल थे वो जर्मनी के थे। इन्होंने जो निश्चयवाद है उस विचारधारा को दिया और सबसे ज्यादा अगर प्रफुल्लित हुई है ये विचारधारा, फली फूली है, विकसित हुई है, तो वो फ्रेडरिक रेटजेल की देन है। अब इस फ्रेडरिक रेटजेल का ये कहना है कि एक जो मानव होता है वो एक जो सत्संग चिड़िया होती हैं वो उसकी तरह नहीं हो सकता। यानी जो मनुष्य है वो एक चिड़िया है जो आसमान, खुले आसमान में कहीं पे भी सैर कर सकती है, उसी तरह से नहीं है। क्योंकि मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर दे, कितनी भी तरक्की कर ले, वो एक सत्संग चिड़िया की भांति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य की जो तुलना है वो एक सत्संग चिड़िया से नहीं की जा सकती है, जबकि मनुष्य की जो तुलना है वो एक पेड़ होता है, उसका जो तना है उससे की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ जैसे तना होता है वो हमेशा पृथ्वी या धरातल से जुड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से मनुष्य चाहे कितनी भी उन्नति कर ले लेकिन उसके पाप होते हैं वो हमेशा जमीन पर ही गाड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मनुष्य है वो प्रकृति से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। यानी प्रकृति या वातावरण का प्रभाव उसके हर कार्य के अंदर देखने को अपन को मिलता है। ये इस जो ग्रिपर टेलर महोदय है, सॉरी ये जो फ्रेडरिक रेटजेल है वो इस बात को कहते हैं कि नहीं, एक जो मानव है उसकी तुलना अपन जो पेड़ है उसके तने से कर सकते हैं। यानी मनुष्य कितनी भी उन्नति कर ले लेकिन वो हमेशा जमीन पर ही रहता है, यानी वो प्रकृति के जो नियम बनाए उससे वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसी विचारधारा को बाद में बहुत सारे जो लोगों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करने का या इसको समझाने का प्रयास किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके समर्थक रहे हैं, उन लोग के जो इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उनकी अपन बात करते हैं, जो मैं एक एक करके यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ जो इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख समर्थक है। फ्रेडरिक रेटजेल मध्य तो आएंगे, इसके अलावा अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, मॉन्टेस्क्यू, इसके बाद आता है
फॉरगिटन, हम्बोल्ट, उसके बाद में आता है फ्रेडरिक लीपले, हैकल, डिमोलिंस, ये जितने भी लोग हैं वो सब निश्चयवाद का जो विचारधारा है या नीतिवादी विचारधारा या पर्यावरणवाद है इनके अंदर विश्वास करते हैं। तो इन सभी लोगों का मानना है कि पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वो मनुष्य के हर कार्य के अंदर देखने को मिलता है। जैसे अरस्तु है, अगर अपन अलग अलग विद्वानों की बात करें तो पहले अपन बात करेंगे रैटल की, तो बात होगी है। उसके बाद अगर अपन अरस्तु की बात करें और इसके अंदर अमेरिकन भूगोलवेता है जिसका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसमें कुमारी एलिस सर्सिन सैम्पुल जो फ्रेडरिक रैटल की शिष्या थी, इन्होंने इस विचारधारा को सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया। यानी निश्चयवादी विचारधारा का अगर किसी ने सबसे ज्यादा अगर समर्थन किया है, उसको सबसे ज्यादा प्रचार किया है, तो वो कुमारी एलिस सर्सिन सैम्पुल आती है, जिनकी प्रसिद्ध किताब है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। इस भौगोलिक वातावरण का जो प्रभाव है, इन्होंने इसको स्पष्ट रूप से इसके अंदर कहा है कि मनुष्य है वो एक प्रकार का जो मोम का पुतला होता है। यानी कहने का मतलब पर्यावरण के वो प्रभाव है उससे कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है, उस वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो कुमारी एलन सर्सिल सैम्पुल, इनका पूरा नाम है, इसको शॉर्ट में सैम्पुल भी बोलते हैं हम। दूसरा आता है हंटिंगटन। तो ये दोनों ऐसे भूगोलवेता है जो अमेरिका के हैं। तो अमेरिकन भूगोलवेता में दो बड़े नाम है जो निश्चयवाद के परम समर्थक रहे हैं, कुमारी एलन सर्सिन सैम्पुल और हंटिंगटन। अब अपन बात करते हैं पहले अरस्तु के। अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था। इन्होंने अपनी किताब राजनीति में लिखा है, इनकी पुस्तक है राजनीति, जिसमें ये लिखते हैं कि जो यूरोप के जो लोग होते हैं वो जो यूरोप के ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो बहादुर होते हैं। यानी कहने का मतलब जो एशिया के लोग हैं उनके मुकाबले में जो यूरोप के लोग हैं वो बहादुर होते हैं, और जबकि वो विचारवान कम होते हैं। यानी यूरोप के लोगों की अरस्तु ने तुलना की है कि वो बहादुर तो होते हैं लेकिन उनमें विचारशीलता की कमी होती है, जबकि एशिया के लोग होते हैं वो विचारवान तो होते हैं लेकिन उसके अंदर जो उत्साह है उसकी कमी पाई जाती है। कहने का मतलब जो यूरोप के जो लोग हैं वो बहादुर होते हैं लेकिन उसके अंदर विचारशीलता कम होती है, जबकि एशिया के लोग होते हैं उनके अंदर उत्साह की कमी होती है, यानी विचारशील तो होते हैं। तो ये दोनों लोगों के ऊपर जो प्रभाव है, एक तरफ के बहादुर होते हैं, एक तरफ के जो है उत्साही कम होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो प्रकृति का जो पर्यावरण है, उन्होंने वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर इस तरह का प्रभाव है वो दिखाया है। तो कहने का मतलब है कि जो अरस्तु है, जो यूनानी दार्शनिक है, वो भी मानव के जो काम है, जो कार्य है, उनके ऊपर वातावरण का जो प्रभाव है उसको स्वीकार करते हैं। तो ये एक पुराने जो अपन कह सकते हैं जो प्राचीन जो विचारक रहे हैं जो निश्चयवाद का समर्थन करते हैं, उसमें पहला नाम आता है अरस्तु, जिन्होंने अपनी किताब राजनीति के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश है। दूसरा आता है हिप्पोक्रेटस आता है, जिन्होंने अपनी जो किताब लिखी है हिप्पोक्रेटस, इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उसका जो नाम है हवा, जल और स्थान।
यानी एयर, वाटर एंड पैलेस। तो एयर, वाटर एंड जो पैलेस है, इसमें इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो यूरोपीय जो लोगों द्वारा एशिया पर किए गए जो आक्रमण है ना, उसका प्रमुख कारण है कि यूरोप की जो कठोर तथा जो परिवर्तनशील जलवायु होती है, यानी जो यूरोप के लोगों ने एशिया के लोगों के ऊपर आक्रमण किए हैं, तो यूरोप की जो कठोर जो जलवायु है, इन्होंने यूरोप के जो लोगों को है वो एशिया के लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया है। तो कुल मिलाकर एशिया के जो लोग हैं वो आराम पसंद करते हैं, इसीलिए जो यूरोप के ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं, उनकी जो वहाँ की क्लाइमेट है, उन्होंने जो एशिया के जो लोग हैं जो आराम पसंद करते हैं उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए उनको प्रेरित किया है। तो ये जो हिप्पोक्रेटस है वो अपने जो किताब है उसके माध्यम से इस प्रकार की जो पर्यावरण जो निश्चयवाद से संबंधित जो बात है उसको वहाँ पे वो समझाने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो इसमें नाम आता है मॉन्टेस्क्यू का आता है। इन्होंने अपनी जो किताब है, उन्होंने जो अपने प्रभाव है, पर्यावरण का जो प्रभाव है मनुष्य के ऊपर है, तो जलवायु तथा जो मृदा होती है, यानी दो जो अपन कहते हैं कि जो जलवायु के बड़े जो कारक माने जाते हैं, एक तो जलवायु में तापमान, वर्षा, आर्द्रता वगैरह है। तो जो मानव होता है वो जलवायु तथा मृदा से उसका चरित्र निर्माण होता है, यानी जैसी जाकी जलवायु तथा मिट्टी होगी वहां से उस व्यक्ति का जो चरित्र है वो निर्भर होता है या उसकी उत्पत्ति होती है, इसको माना जाता है। तो मृदा तथा जो जलवायु है उससे जो मानव है उसके चरित्र का निर्माण होता है, ऐसा कौन कहता है? मॉन्टेस्क्यू कहता है। मॉन्टेस्क्यू ये कहता है कि जो जलवायु है तथा जो मिट्टी है उससे उस व्यक्ति का जो वहाँ का जो चरित्र है वो निर्धारित होता है। जिस तरह की जलवायु होगी वैसे उसका जो कैरेक्टर वो होता है, वो इस तरह से ये लिखते हैं। अगला जो नाम आता है कॉल रिटर, जो बहुत बड़ा जो अपन कहते हैं जर्मन भूगोलवेत्ता माना जाता है, इसके समकक्षी है हम्बोल्ट महोदय। तो कॉल रिटर ने अपनी जो किताब लिखी है जिसका नाम है यूरोपा, तो कॉल रिटर ने अपनी जो किताब है यूरोपा है उसमें मनुष्य के ऊपर जो प्रकृति है उसके प्रभाव है उसका इन्होंने जो है वो वर्णन किया है अपनी इस किताब के माध्यम से। जो ये जो किताब है उसमें वो जो मानव केंद्रित जो दृष्टिकोण है, इसमें ये इस बात का विचार करते हैं कि मनुष्य के जो भी कार्य हैं उसका ऊपर वातावरण या जो प्रकृति है उसका प्रभाव है वो निश्चित रूप से पड़ता है, यानी वो वातावरण के प्रभाव से कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता है। उसके बाद हम्बोल्ट महोदय आता है, जो अपन ये कहते हैं कि जर्मन भूगोलवेत्ताओं में जो सबसे प्रमुख भूगोलवेत्ता माना जाता है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। इस जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है इसकी बहुत प्रसिद्ध किताब है कॉस्मोस। इसकी किताब का नाम है कॉस्मोस, हम्बोल्ट की है। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो यूरोप के लोग हैं और स्पेशल जो भूमध्य सागर के जो लोग हैं वो जो इतने उन्नत है, इतने विकसित है, तो वहाँ की जो जलवायु है उसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर है। यानी जो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो सभ्यता के विकास में कारगर साबित है। यानी जो यूरोप के जो लोग हैं और भूमध्य सागर के आसपास के जो देश है वहाँ के जो लोग हैं, और स्पेशली अपन जैसे अपन रोमन साम्राज्य की बात करते हैं, तो कहने का मतलब वहाँ के जो लोग उतने उन्नत हैं, इतने विचारवान हैं, तो वहाँ की जो यूरोप की जो क्लाइमेट है उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। यानी भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ के जो लोगों के ऊपर उसका प्रभाव ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ अपन एशिया के लोगों की बात करते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा आराम पसंद करते हैं, तो जो लेजी वगैरह होती है वो वहाँ की जो क्लाइमेट है उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो भी इन्होंने समझाने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब हम्बोल्ट महोदय भी है जो बड़े एक भूगोलवेत्ता है जर्मनी के, उन्होंने भी मानव है उसके ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव है उसको स्वीकार किया है। और इसके बाद में आता है अर्नेस्ट हैकेल, जो 1859 के अंदर जो डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, उनकी जो किताब है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति, उससे प्रभावित होकर इन्होंने जो पारिस्थितिकी है, तो पारिस्थिति
का जो प्रभाव होता है वो मनुष्य के ऊपर रहता है, तो इसको भी अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने जो स्वीकार है वो किया है। यानी 1860 के अंदर चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर अर्नेस्ट हैकेल जो एक जर्मन अपन कहते हैं जीव विज्ञानी थे, इन्होंने भी पर्यावरण का जो प्रभाव है मनुष्य के ऊपर प्रभाव है उसको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में आता है फ्रेडरिक लिपले, जिन्होंने अपनी किताब है के माध्यम से समझाने की कोशिश। इनके जो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, तो फ्रेडरिक जो लिपले थे, इन्होंने की जो किताब है स्थान, कार्य और लोग, यानी पैलेस, वर्क और जो फॉल्क है, यानी स्थान, कार्य, लोग, यानी एक कोई भी अगर स्थान होगा उसके ऊपर कार्य कैसा होगा, वो प्रकृति का जो प्रभाव है उसके ऊपर देखा जाता है। यानी जैसे एक मनुष्य है, वो अगर उसका कार्य कैसा होगा ये जो डिसाइड करती है, जो प्रकृति होता है, जो वातावरण आता है, वो प्रभाव स्वीकार करता है। यानी जो फ्रेडरिक लिपले है, इनकी जो किताब है स्थान, कार्य और लोग, पैलेस, वर्क और फॉल, तो जो स्थान, कार्य, लोग है, तो इसके माध्यम से जो फ्रेडरिक लिपले हैं, इन्होंने जो मानव है उसके ऊपर जो पर्यावरण का प्रभाव है उसको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद में जो बहुत बड़ी समर्थक रही है निश्चयवाद की, कुमारी एलिन सचिन, जो अमेरिकन भूगोलवेता है उसका नाम आता है। उसके बाद अमेरिकन भूगोलवेता एक और है हंटिंगटन, ये दोनों निश्चयवाद के जो है परम समर्थक रहे हैं। और जो कुमारी एलिन सचिन है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है भौगोलिक वातावरण का प्रभाव। तो भौगोलिक वातावरण का जो प्रभाव है, एलन सचिन की जो प्रसिद्ध किताब है, इन्होंने इस किताब के अंदर जो पूर्ण रूप से वातावरण का प्रभाव है मनुष्य के ऊपर स्वीकार किया है और मनुष्य को एक प्रकार का मोम का पुतला दर्शाया है। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य है जो एक प्रकार का एक मोम कैसा होता है, वो पर्यावरण से ही उसकी जो सारी गतिविधियां हैं वो नियंत्रित होती है या उसका प्रभाव होता है। तो कुल मिलाकर जो निश्चयवाद है उसका सर्वाधिक जो प्रचार किया है वो कुमारी एलिन सचिन ने किया है, क्योंकि ये जो फ्रेडरिक लाइटल थी उसके जो विचार था कि उसकी कट्टर समर्थक मानी जाती है। यानी जो विचारधारा को इन्होंने विकसित किया था, तो उसको सबसे ज़्यादा अगर जो विकसित रूप देने का जो काम किया है वो एलन सचिन के जो भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है उसके माध्यम से किया है इन्होंने। तो ये इसकी भी परम समर्थक मानी जाती है। और अंतिम जो भूगोलवेता आता है, इनका जो समर्थक है वो हंटिंगटन आता है। और हंटिंगटन ने की जो किताब है सभ्यता एवं जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, सभ्यता तथा जलवायु है जो हंटिंगटन की जो किताब है, इसके माध्यम से भी इन्होंने जो है जो इन्होंने 1915 के अंदर जो प्रकाशित की थी। और दूसरी इसकी जो किताब है मानव एवं आवास, मैन एंड हैबिटेट्स, और अंतिम है संस्कृति के मुख्य स्रोत है। तो सभ्यता एवं जलवायु, मानव एवं आवास और सभ्यता के प्रमुख स्रोत, इन तीनों किताबों के माध्यम से जो एल्बर्ट हंटिंगटन है जो अमेरिकन भूगोलवेता है, इन्होंने मनुष्य के जो सभ्यता है उसका जो विकास होता है उसके ऊपर जो जलवायु है या जो पर्यावरण की जो नियम है उसका जो प्रभाव है उसको स्वीकार किया है। तो ये सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने निश्चयवाद का समर्थन किया। और निश्चयवादी विचारधारा यही कहती है कि जो मानव है उसके ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव है उसका प्रभाव पड़ता है और वो जो मनुष्य है वो प्रकृति के जो नियम है उससे कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो पूर्ण रूप से अपन ये समझ सकते हैं कि निश्चयवादी विचार जो भी विचारक रहे हैं वो कुल मिलाकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि और मनुष्य उसके अधीन रहकर ही काम करता है, उसके नियमों से वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। तो ये मानव तथा पर्यावरण को लेकर पहली विचारधारा थी। इसके बाद जो दो विचारधारा रही है, तो जैसे अपनी अगली क्लास होगी तब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।